हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 257 एनसीईआरटी की रिकैपिचुलेशन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था और उसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग आपके सामने तीसरा पार्ट अपलोड करेंगे इसका, जिसमें हम लोग प्लांट हार्मोन्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं नाम देख लेता हूँ। देखो, प्लांट हार्मोन्स को अलग अलग नाम से जो है रेफर किया जाता है। सबसे पहले हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। वो सारे सब्सटेंसेस जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे यानी या तो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे या प्लांट की ग्रोथ को कम करेंगे। उन सब सब्सटेंसेस को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर इनका नाम रखा गया है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। उसके अलावा प्लांट हार्मोन्स और फिर फाइटो हार्मोन्स। फाइटो एक वर्ड होता है दैट मीन्स प्लांट्स, तो फाइटो मीन्स प्लांट्स, तो फाइटो हार्मोन्स हो गया प्लांट के हार्मोन्स। तो आप इनको किसी में से भी एक नाम से इनको रेफर कर सकते हैं। अब दीज आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। हमें पता है, चाहे हमने ह्यूमन बीइंग में भी जब हार्मोन्स की स्टडी की थी तब भी हमने कहा था कि दे आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, और वहां पे भी हमने अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन देखे थे कि जो ह्यूमन बीइंग के हार्मोन्स है, कोई प्रोटीन्स हैं, कोई अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, तो कोई स्टेरॉइड्स हैं। इस तरह के प्लांट के जो भी हार्मोन्स है उनका केमिकल नेचर डिफरेंट काइंड का रहता है। जैसे कुछ हार्मोन्स आपको मिलेंगे जो कि इंडोल के कंपाउंड्स हैं। इनमें जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो एक तरह का ऑक्सिन है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स एडिनाइन डेरिवेटिव्स होते हैं। एडिनाइन अगर आपको याद हो तो एडिनाइन एक तरह का प्यूरिन है। एडिनाइन इज अ टाइप ऑफ प्यूरिन यानी एक न्यूक्लियोटाइड, और उसका एग्जांपल है N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन या फिर काइनेटिन। तो काइनेटिन और N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन ये दोनों ही एडिनाइन डेरिवेटिव्स हैं, और नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन एक एडिनाइन डेरिवेटिव का एग्जांपल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर्स। उसके अलावा कुछ उनमें से कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स भी रहते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो केमिकली टर्पीन्स हैं, जैसे जिबर्लिक एसिड, और कुछ हार्मोन्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में रहते हैं यानी गैसेस, और उसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है इथाइलिन। और ये अगेन नीट का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द प्लांट हार्मोन इज गैसियस। आंसर होगा इथाइलिन। इथाइलिन एज यू ऑल नो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहेंगे इथाइलिन के बारे में। इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। नाउ फाइटो हार्मोन्स को हम लोग बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, तो दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी वो प्लांट हार्मोन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे यानी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, और वो हार्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स में आपको याद रखना है, ग्रोथ प्रोमोटर्स में जो बेसिक हार्मोन्स हैं वो है ऑक्सिन, जिबरलिन्स और साइटोकाइनेन्स। तो आपको ये तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेन। ये कंप्लीट तीनों ग्रुप जो है ग्रोथ प्रोमोटर्स की कैटेगरी में आता है। ग्रोथ इनहिबिटर में आएगा एब्सिसिक एसिड। द मेन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन ऑफ प्लांट्स इज एब्सिसिक एसिड। पीछे बच गया इथाइलिन, तो इथाइलिन को आप दोनों ग्रुप में रख सकते हो, यानी इथाइलिन एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है और ग्रोथ इनहिबिटर का भी काम करता है, बट लार्जली ये एक ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में ही आएगा। आई मीन अगर नीट में क्वेश्चन आए कि इथाइलिन क्या है, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर, बोथ, तो अपना आंसर होगा बोथ। और अगर ग्रोथ प्रमोटर अलग ऑप्शन हो, ग्रोथ इनहिबिटर अलग ऑप्शन हो, और बोथ का ऑप्शन ही नहीं हो, तो आपका आंसर होगा ग्रोथ इनहिबिटर। तो आपको ऑप्शंस देखकर इसका आंसर सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी की। अभी जितने भी हार्मोन्स हमने बात की, हम लोग हार्मोन्स को बेसिकली 5 अलग ग्रुप्स में स्टडी करेंगे, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज में हैं, इसलिए मैं केवल और केवल उनके उन्हीं हार्मोन्स और उन हार्मोन्स के उन्हीं एक्शंस की बात यहाँ पे करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो उन पांचों हार्मोन्स की डिस्कवरी कैसे हुई उसकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन के। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने नोट किया कि जो कोलियोप्टाइल की टिप है, वो कोलियोप्टाइल की टिप हमेशा बेंड होती है लाइट सोर्स की तरफ। इन केस जैसे समझो ये आपके सामने फिगर है, ये एक कोलियोप्टाइल है और ये कोलियोप्टाइल की टिप। जब ये कोलियोप्टाइल को किसी एक डायरेक्शन से लाइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे समझो इस डायरेक्शन से इन्होंने इस तरफ लाइट प्रोवाइड की, तब ये कोलियोप्टाइल की टिप इस तरफ बेंड हो गई। इस प्रोसीजर को आपको पता है फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। दिस इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रोपिज्म।
फिर उन्होंने क्या किया, इस टिप को कट किया। जब इन्होंने इस टिप को कट किया तो कोलेप्टाइल लाइट सोर्स की तरफ बेंड नहीं होता। ये बी वाला डायग्राम देखो आप, इस बी वाले डायग्राम में कोलेप्टाइल को जब कट कर दिया गया, टिप को कट कर दिया गया, तो उसने बेंड होना बंद कर दिया। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन निकला, ये इन्फ्रेंस निकला कि ये जो बेंडिंग जिस किसी भी सब्सटेंस की वजह से हुई थी, वो सब्सटेंस जो है हमेशा टिप में प्रेजेंट रहता है, कोलेप्टाइल की टिप में प्रेजेंट रहता है। तभी टिप के बेंड होने के बाद में इसका बेंडिंग नहीं हुआ, आई मीन टिप के हटाने के बाद में इसका बेंडिंग नहीं हुआ। तीसरा उन्होंने क्या किया कि इस टिप को कवर कर दिया, किसी कैप से उन्होंने इस टिप को कवर कर दिया इस सी वाले डायग्राम में। तब इन्होंने देखा कि इस केस में भी जो है लाइट के सोर्स की तरफ इनकी बेंडिंग नहीं हुई। तो इससे एक बात और प्रूव हो गई कि ये जो भी सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो है ये केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में ही यहाँ पर एक्शन करेगा, अदरवाइज एक्शन नहीं करेगा। और बिकॉज यहाँ पर कैप लगा दी गई है तो ये जो है मूवमेंट शो नहीं कर रहा। और इसी को जब सिस्टम को उन्होंने डी यानी कि वाटर में इंट्रोड्यूस करवाया, तब इन्होंने मूवमेंट शो किया। तो ये सब कुछ चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का एक तरह का ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाइल है वो लाइट सोर्स की तरफ बेंड करता है। जब आप लाइट सोर्स को यूनिलेटरली प्रोवाइड करें, यूनिलेटरली मतलब केवल एक साइड से, यानी किसी भी एक साइड से जब आप उसको इल्यूमिनेट करोगे, लाइट प्रोवाइड करोगे, तो वो उस तरफ बेंड होगा। प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो कंक्लूजन ये निकला कि कोलेप्टाइल बेंड होने का जो भी रीजन है वो हमेशा प्रेजेंट होगा उसके टिप पे, वो प्रेजेंट होगा उसके टिप पे। और कुछ टाइम बाद में जो इसी एक कोलेप्टाइल में से ऑक्सिन को आइसोलेट किया था एक साइंटिस्ट एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एक्चुअल में ओट जो होता है, उस ओट की सीडलिंग्स में से जो कोलेप्टाइल की टिप है वहां से ऑक्सिन को आइसोलेट किया, और बाद में ये जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ, ये फंक्शन असाइन किया गया ऑक्सिन को कि इस ऑक्सिन की वजह से ही फोटोट्रोपिज्म हुआ था। तो इस तरह से ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट बात करते हैं जिबरेलिन्स की डिस्कवरी। देखो जिबरेलिन्स की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो राइस की सीडलिंग्स में एक डिजीज देखी जाती है जिसका नाम है बेकेनी डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज। इस डिजीज में बेसिकली होता क्या है कि राइस जो है उस पे एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई का इन्फेक्शन होता है। ये एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये फंगस इन्फेक्ट करता है इन राइस को। और जब ये फंगस इन राइस की सीडलिंग्स को इन्फेक्ट करता है तो जो राइस की लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप इस फिगर में देखो, ये एक राइस है, नॉर्मल राइस, और इस राइस को जब हमने फुलिश सीडलिंग डिजीज करवाई यानी इस फंगस से उसको इन्फेक्ट करवाया तो इसका लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर 1926 में ई कुरोसावा ने इस फंगस का एक फिल्ट्रेट तैयार किया और उस फिल्ट्रेट को डाल दिया राइस की सीडलिंग्स पे। तो उन्होंने नोट किया कि ये जो डिजीज है फुलिश सीडलिंग डिजीज, इसके सिम्टम्स अपीयर हुए। सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स थे इसका जो लेंथ इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा, वो इसके सिम्टम्स थे। और बाद में इसका जो रीजन डिस्कवर किया गया, जो एक्टिव सब्सटेंस जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको आइडेंटिफाई किया गया एज जिब्रेलिक एसिड, और इस तरह से जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी हुई थी। अब नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी के पीछे कौन सा डिजीज है, तो अपना आंसर होगा बेकेनी डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज। उसके बाद हम डिस्कवरी करेंगे साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक एसिड की। देखो साइटोकाइनिन्स की डिस्कवरी का स्टोरी कुछ ऐसा है कि एफ स्कूग की बात करेंगे हम यहाँ पर। एफ स्कूग ने क्या किया कि वो टोबैको स्टेम्स में से इंटरनोडल सेगमेंट्स, आपने टिश्यू कल्चर की स्टडी की होगी, ठीक है, उस टिश्यू कल्चर में हम लोग को पता है कि हम लोग कुछ हार्मोन्स डालते हैं आज के टाइम पे उन टिश्यू कल्चर के टेक्निक में। तो जब यहाँ पर एफ स्कूग जो है टिश्यू कल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तब उन्होंने टोबैको के स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट्स लिए, और उन्होंने बाद में ये नोटिस किया कि जो टिश्यू कल्चर में कैलस का फॉर्मेशन होता है, इन केस आपको ये अगर नहीं पता कि कैलस क्या होता है तो मैं आपको एक बार बता दूं कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है। हम लोग जैसे एक पेट्री डिश है, उस पेट्री डिश में हमने जो है प्लांट का एक पार्ट लिया। अब इस प्लांट के इस पार्ट से हम लोग टिश्यू का कल्चर करेंगे, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद में जितने भी सेल्स हैं, ये सब सेल्स का होता है यहाँ पर डिवीजन, और ये सारे सेल्स डिवाइड होकर यहाँ पर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बना देते हैं। उस मास को कहा जाता है कैलस, उस मास को कहा जाता है कैलस। और बाद में इसी कैलस को डेवलप करके हमने प्लांटलेट का डेवलप
करते हैं। तो एफ स्कूग ने ये देखा कि ये कैलस तभी प्रोलिफरेट हो रहा है जब इस मीडियम में ऑक्सिन और ऑक्सिन के अलावा यानी ऑक्सिन के साथ में या तो वेस्कुलर टिश्यू का कोई एक्सट्रैक्ट हो या फिर यीस्ट का एक्सट्रैक्ट हो या कोकोनट मिल्क हो या फिर डीएनए हो, जब इनमें से कोई एक चीज ऑक्सिन में डाली जाती तब कैलस बहुत अच्छा प्रोलिफरेशन शो करता। फिर बाद में 1955 में मिलर एट आल ने आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन, यानी कि मिलर एट आल ने आइडेंटिफाई किया एक सब्सटेंस जिसका नाम रखा गया काइनेटिन, और ये काइनेटिन साइटोकाइनेस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, यानी काइनेटिन को आइसोलेट किया गया, काइनेटिन को एक्सट्रैक्ट किया गया जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जो सेल डिवीजन को सेल के प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी जनरल नॉलेज की एक चीज बता रहा हूँ, जब हम लोग बायोलॉजी में लिखते हैं एट आल, यहाँ ध्यान से देखना, जैसे यहाँ लिखा मिलर एट आल, एट आल का मतलब होता है उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन या टीम। तो मिलर एट आल का मतलब हो गया मिलर जो मेन साइंटिस्ट है उनके, और एट आल का मतलब हो गया उनका पूरा टीम जो भी उस टीम के मेंबर्स है। इसलिए हम लोग बायोलॉजी या साइंस में लिखते हैं किसी भी नाम के पीछे एट आल, यानी उनका पूरा टीम जो उनके साथ में काम कर रहा था। एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 1960s की। 1960s के वक्त 3 अलग अलग रिसर्चेज हुई थी, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेज हुई थी, और उन रिसर्चेज में 3 अलग अलग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स को प्यूरिफाई किया गया। एक था इनहिबिटर बी, एक था एब्सिजन सेकेंड और एक था डॉर्मिन। ये तीनों उनके नाम थे, तीनों इनहिबिटर्स जिनको प्यूरिफाई किया गया। बाद में जब और ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जो तीनों प्यूरिफाई किए गए इनहिबिटर्स ये तीनों केमिकली सेम थे, केमिकली आइडेंटिकल थे। फिर इन तीनों को एक साथ एक ही नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड, यानी इनहिबिटर बी, एब्सिजन 2 और डॉर्मिन, ये तीनों एब्सिसिक एसिड ही हैं। तो कुछ इस तरह से ऑक्सिन, जिबरलिंस, साइटोकाइनेंस और एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे हम एच कजिन्स की। एच कजिन्स ने क्या किया, एक जगह पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके पास में कुछ राइपन्ड ऑरेंजेस थी। राइपन्ड ऑरेंजेस मतलब पकी हुई ऑरेंजेस, ठीक है। इन राइपन्ड ऑरेंजेस के पास में कुछ अनराइपन्ड बनानास थे, अनराइपन्ड बनानास थे यहाँ पर राइपन्ड ऑरेंजेस के पास में यहाँ पर। तो उन्होंने बाद में इस बात का कंफर्म किया कि ये राइपन्ड ऑरेंजेस एक गैस रिलीज कर रहा है और इस गैस की वजह से इन अनराइपन्ड बनानास की राइपनिंग हो रही है, यानी ये जो बनानास यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी राइपनिंग, उनका जो पकना हो रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज रिलीज फ्रॉम दीज राइपन्ड ऑरेंजेस। और बाद में इसी को जो है इथाइलिन की फॉर्म में डिस्कवर किया गया। H.H. cousins confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas। यानी इन्होंने कंफर्म किया कि राइपन्ड ऑरेंजेस में से एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जो अनराइपन्ड बनानास की राइपनिंग को हैसन कर रहा है। हैसन करना मतलब एक्सीलरेट कर रहा है, उसको फटाफट राइपन करवा रहा है। बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया एज इथाइल। तो कुछ इस तरह से इन सभी हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई है। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। सब हार्मोन्स को बारी बारी से हम स्टडी करेंगे, उतना ही डिटेल में स्टडी करेंगे जितना एनसीईआरटी हमें सिखाना चाहती है, उससे ज्यादा हम इनकी बात नहीं करेंगे। ऑक्सिन की बात करता हूं तो ऑक्सिन एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है ग्रोथ, टू ग्रो। अब ऑक्सिन का मतलब ही क्या है, टू ग्रो, यानी कि ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, ये एक ग्रोथ प्रमोटर है। हमने जब लेक्चर शुरू हुआ था उसी वक्त हमने कहा था कि ग्रोथ प्रमोटर्स में ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस और जिबरेलिक एसिड, ये 3 हार्मोन्स हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें तो देखो ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया। कहाँ बनता है ऑक्सिन, तो अगर हमने जब हमने डिस्कवरी की बात की थी ऑक्सिन की, तब भी हमने बात की थी कि ये जो
टिप होता है, उस टिप पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो स्टेम हो या फिर रूट हो, उसका जो एपेक्स है, जो ग्रोइंग अपाइसिस है, वहां पे इनका प्रोडक्शन होता है ऑक्सिन का। ऑक्सिन्स को आप क्लासिफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हो नेचुरल और सिंथेटिक के फॉर्म में, यानी वो ऑक्सिन्स जो प्लांट खुद बनाता है वो नेचुरल, और वो ऑक्सिन्स जो हम लोग बाहर इंडस्ट्रीज में बनाते हैं वो है सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन्स में आपको दो एग्जांपल याद रखना है। पहला है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA। काफी मिलते जुलते नाम है, IAA और IBA, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन्स की कैटेगरी में आएंगे। और सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो हैं उनमें आएगा एक तो NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इस नाम के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, 2,4-D, ये एक बहुत ही फेमस वीडीसाइड है, और 2,4-D एक बेसिकली एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। अब बात करते हैं ऑक्सिन्स के रिएक्शंस की, कि ये हार्मोन्स कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करता है। देखो, सबसे पहले ऑक्सिन्स यूज होता है टू इनिशिएट रूटिंग्स इन स्टेम कटिंग्स। देखते हैं हम लोग, आपने बहुत बार देखा होगा अपने गार्डन्स में गार्डनर को काम करते हुए, कि गार्डनर क्या करता है कि आपके प्लांट के स्टेम को कट करता है एक जगह से, बाद में उस स्टेम को ग्रो करता है सॉइल के अंदर, और कुछ टाइम बाद आप नोट करते हो कि इस स्टेम में से जो है रूट्स डेवलप हो गई, और ये एक नया प्लांट बन गया, जिसको आपने कहां से ग्रो करवाया, स्टेम से। तो इस कट स्टेम में रूटिंग डेवलप करवाने का काम करता है ऑक्सिन्स। इसलिए ऑक्सिन्स को गार्डन प्रैक्टिसेस में यूज किया जाता है, ताकि स्टेम कटिंग्स में रूटिंग डेवलप करवाया जा सके। इस तरीके से प्लांट का प्रोपगेशन करवाया जाता है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, जैसा कि पाइनएप्पल्स में देखते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रमोट क्यों कर रहे हैं फ्लावरिंग इसलिए प्रमोट की जाती है ताकि फटाफट फ्लावरिंग हो, और फटाफट फ्लावरिंग होगा तो फटाफट फर्टिलाइजेशन होगा, और फटाफट फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा। यंग लीव्स पेड़ से नहीं गिरे उसको बचाता है, और उसके अलावा जो ओल्ड मैच्योर लीव्स है उनका एब्सिजन बढ़ाता है ऑक्सिन्स। एब्सिजन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लीफ का या फ्रूट का या फ्लावर का पेड़ से गिरना। अब ऐसा पत्तियां हैं पेड़ से अटैच्ड है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वो पत्तियां पेड़ से अलग हो के नीचे गिर जाती है जमीन पे। उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्सिजन। और एब्सिजन के साथ साथ में एक और वर्ड आपको यहाँ पे अभी सिखा दूं, सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। किसी भी पार्ट जब धीरे धीरे एज होने लगती है तो उसे आप कहते हो सेनेसेंस, और सेनेसेंस हो जाने के बाद में जब वो प्लांट का पार्ट नीचे ही गिर जाता है तो उसे आप कहते हो एब्सिजन, यानी कि डिटैचमेंट। तो ये दो वर्ड है। अब यंग लीफ है तो हम नहीं चाहेंगे कि यंग लीफ इतना जल्दी एब्सिजन शो करे, यानी वो गिरे, इसलिए यंग लीफ को बचा के रखता है गिरने से फ्रूट और यंग लीफ को ऑक्सिन, और जो ओल्ड मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स है उनको एब्सिजन करवाने का काम है ऑक्सिन्स का। इसके अलावा ऑक्सिन्स कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। एज वी ऑल नो व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का डेवलपमेंट। जनरली हमें पता है कि फ्रूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो फ्लावर है वो फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है, बट इन दिस केस वी आर डेवलपिंग अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, और इसे हम लोग टोमेटो की ग्रोथ में यूज करते हैं, तो इसलिए ऑक्सिन्स यूज किया जाता है। उसके अलावा ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, जैसा हमने थोड़ी देर पहले 2,4-D के बारे में बात की कि 2,4-D इज अ वेरी गुड वीडीसाइड। अब जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे हमने खेत में गेहूं उगाए हैं और उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाए जिन्हें हम कहते हैं वीड्स, तो वो जो वीड्स हैं वो वीड्स हमारा स्पेस, हमारा वाटर, फर्टिलाइजर्स वो सब कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो वीड्स का वहां पर ग्रोथ नहीं हो, तो उन वीड्स को खत्म करने का काम भी 2,4-D करता है। मैं फुल फॉर्म देखा था 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बट 2,4-D के बारे में आपको एक बहुत खास चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि ये मेनली डाइकोट वीड्स को खत्म करता है, इसका मैच्योर मोनोकॉट्स पे कोई खास रोल है नहीं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो कि 2,4-D जो है उस D में से याद कर लो आप डाइकोट, हालांकि D डज नॉट मीन डाइकोट, D का मतलब है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बट D से आप याद कर सकते हो कि डाइकोट वीड्स पे अच्छा काम करता है, ना कि मोनोकॉट्स के ऊपर।
और इसके अलावा ये जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। नाउ जाइलम इज अ परमानेंट टिश्यू, तो जाइलम की डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है ऑक्सिन्स। और उसके अलावा हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब बेसिकली ये एक ग्रोथ प्रमोटर है, हमें पता है, और ग्रोथ करवाने के लिए आपको सेल डिवीजन करना पड़ेगा, तो यस, ऑक्सिन हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सिन का, वो है अपाइकल डोमिनेंस, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। बट डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। अपाइकल डोमिनेंस यानी एपेक्स का डोमिनेंस। एपेक्स का डोमिनेंस कैसे, एक फिगर के थ्रू समझते हैं हम लोग। यहां पर आपको इस प्लांट में ये टिप दिख रहा है, जो टिप के ऊपर बड प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल बड, या फिर आप इसे कह सकते हो अपाइकल बड। तो बेसिकली क्या होता है, जो अपाइकल बड और जो टर्मिनल बड है, ये रिलीज करती है ऑक्सिन, और ये जो ऑक्सिन है बाद में इन एक्सिलरी बर्ड्स के डेवलपमेंट को इनहिबिट करती है, यानी वो नहीं चाहेगी कि एक्सिलरी बर्ड्स ज्यादा डेवलप हो। ध्यान रखना, ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं, और इन एक्सिलरी बर्ड्स से डेवलप होता है ब्रांचेस। जो प्लांट की लेटरल ब्रांचेस है वो सारी इन एक्सिलरी बर्ड्स से ही डेवलप होती है। तो जब भी टर्मिनल बड प्रेजेंट होगा, ये एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आपको प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस, यानी अपाइकल बड डोमिनेट कर रही है, इसकी वजह से सिर्फ प्लांट की हाइट बढ़ेगी, लेकिन प्लांट की जो साइड में ब्रांचिंग है उनका लेंथ इंक्रीज नहीं होता। तो अपाइकल बर्ड्स रिलीज ऑक्सिन विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल और एक्सिलरी बर्ड्स। इन्हीं एक्सिलरी बर्ड्स को लेटरल बर्ड्स भी कहा जाता है, तो इनकी ग्रोथ होने नहीं देगा। अब इस चीज को हमने प्रूव कैसे किया, इस चीज को प्रूव करना बहुत आसान था कि आप इस प्लांट के अंदर ये जो अपाइकल वाला पोर्शन है, जो टिप वाला पोर्शन है, उसको आप हटा दो। तो जब हमने इसको कट कर दिया यहाँ से, तो कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जितनी भी एक्सिलरी बर्ड्स थी उनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर देखो आप, जबकि यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड्स का खास डेवलपमेंट नहीं था। कुछ टाइम बाद में ये प्लांट ऐसा दिख रहा है जिसमें ये प्रेजेंट हो अपाइकल बड, और जब मैंने अपाइकल बड हटा दी, तो आप देखो किस तरह से जो साइड की ब्रांचेस है उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर आपको प्लांट को बुशी बनाना हो, यानी उसको लंबा नहीं बनाकर आप उसकी साइड ब्रांचेस इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप उसका अपाइकल टिप कट कर सकते हो। जैसे अपाइकल टिप कट करोगे, ऑक्सिन खत्म हो जाएगा, वहां पे ऑक्सिन खत्म होगा तो लेटरल बड्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। नाउ ये जो प्रोसेस है जिसमें आप शूट की टिप को रिमूव करते हो, उसे कहते हैं डीकैपिटेशन। दिस इज कॉल्ड एज डीकैपिटेशन, यानी जब भी आप डीकैपिटेशन करोगे, लेटरल बड्स की ग्रोथ होगी, और लेटरल बड्स की ग्रोथ होगी तो प्लांट जो है वो बुशी बनेगा, यानी आसपास में मतलब अच्छा खासा लेटरल ब्रांचेस डेवलप करेगा। हाइट नहीं बढ़ेगी लेकिन लेटरल ब्रांचेस डेवलप करेगा। और ये अप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, कहाँ पे, टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में। हेज मेकिंग का मतलब क्या होता है, ये होते हैं हेजेस, ये आपने देखे होंगे गार्डन्स वगैरह में इस तरह की हेजेस बनाई जाती है, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर पार्क की बाउंड्रीज बनाई जाती है, ये हेजेस होती है। इनको आप हाइट नहीं बढ़ाते, लेकिन इनकी आप हमेशा विड्थ बढ़ाना चाहते हो, ये ऐसा। तो इन हेजेस को अगर आपको डेवलप करना हो तो अपाइकल डोमिनेंस को आपको खत्म करना पड़ेगा, इसलिए इनके स्टेम की जो टिप होती है उनको काट दिया जाता है। एनसीईआरटी के फिगर की बात करूं मैं अगर, तो एनसीईआरटी में इन्होंने यहाँ दिखा रखा है ये शूट का टिप, इसको एनलार्ज करके इन्होंने यहाँ पे दिखाया, ये शूट का टिप है जिसमें ये एक्सिलरी बड है बेसिकली। ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर जब एक्सिलरी बड प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर आप देखो ये लेटरल बड्स हैं, तो इनका कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन जब हमने यहाँ से हटा दी, इसमें देखो आप फिगर में, यहाँ पे हमने जो अपाइकल बड है उसको रिमूव कर दिया। तो जब हमने अपाइकल बड रिमूव किया, अब आप इन लेटरल बड्स को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनमें ब्रांचेस डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी लेटरल ब्रांच देखने को मिल रही है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि अपाइकल डोमिनेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ एब्सिसिक एसिड की। अब आप सोच रहे होंगे सर सीधा एब्सिसिक एसिड क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पहला पार्ट है हार्मोन्स का, कंप्लीट इस एक वीडियो में बनाना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड की ही बात करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इथाइलिन, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स। तो एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, तो देखो एब्सिसिक एसिड नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एब्सिसिक वर्ड हमने लिया है एब्सिजन से, यानी कि क्लियर सी बात है कि ये वो हार्मोन है जो कि एब्सिजन करवाएगा।
हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले एब्सिशन का मतलब क्या होता है, प्लांट के पार्ट्स का, लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का प्लांट से गिरना, अलग हो जाना, इस एब्सिशन। तो एब्सिसिक और आगे लिख रहे हो आप एसिड, यानी कि इसका कैरेक्टर कैसा है, एसिडिक। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो एब्सिशन को प्रमोट करता है। नाउ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और प्लांट के मेटाबॉलिज्म का भी इनहिबिटर है, यानी प्लांट मेटाबॉलिज्म और प्लांट ग्रोथ दोनों को ही इनहिबिट करता है। सबसे पहले एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन बाय इंड्यूसिंग सीड डोरमेंसी। अब आपको पता है सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सीड डोरमेंट है, इसका मतलब होता है कि सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। डोरमेंट सीड मींस एक ऐसा सीड जो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, यानी इसकी वजह से सीड डोरमेंसी आती है, और सीड जब तक डोरमेंट होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहा है, और जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन का हो रहा है इनिबिशन। नाउ बट व्हाई डज इट हैपन, उसका रीजन सुनना। देखो ये सीड जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक ये सीड जर्मिनेट होना नहीं चाहेगा। तो जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन में है तब तक एब्सिसिक एसिड इसको डोरमेंसी प्रोवाइड करता रहेगा, इसमें डोरमेंसी इंड्यूस करता रहेगा। इससे क्या होगा, इससे उसको हेल्प मिलेगी टू विथ स्टैंड अगेंस्ट दी अनफेवरेबल कंडीशंस। अब जब तक उसके चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशन है वो खुद उसे जर्मिनेट होने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो जर्मिनेट हुआ तो वो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। जैसे मैं बात कर लूं ड्राई एरियाज की, ठीक है, आपने सीड को ऐसी जगह छोड़ दिया जहां पर पूरा ड्राई एरिया है, बिल्कुल मॉइस्चर है नहीं, तो अगर इसमें सीडलिंग डेवलप भी होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह की एक्सट्रीम ड्राइनेस में, ठीक है, ये डेसिकेट हो जाएगा। डेसिकेट हो जाएगा मतलब कि डिहाइड्रेट हो जाएगा कंप्लीटली। तो इस तरह की एक्सट्रीम ड्राइनेस और दूसरे अनफेवरेबल कंडीशंस से कोप अप करने के लिए एब्सिसिक एसिड इसको डोरमेंट बनाकर रखता है और उसे जर्मिनेट होने नहीं देता। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। कब करेगा ये स्टोमेटा को क्लोज, ये तब करेगा जब प्लांट की कुछ ऐसी हालत हो रखी होगी। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये प्लांट्स जो है वो दे आर सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, इनमें ड्राइनेस है, बिकॉज इट मे बी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी वो कम है, और दूसरा ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, स्टोमेटा को कर देगा क्लोज। स्टोमेटा के क्लोज होते ही जो है ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा तो होगा वाटर कंजर्वेशन, यानी बेसिकली आप कह सकते हो कि एब्सिसिक एसिड इस प्लांट को वाटर स्ट्रेस से बचाएगा, वाटर स्ट्रेस से बचाएगा। और केवल वाटर स्ट्रेस ही नहीं, अगर एब्सिसिक एसिड की बात की जाए तो एब्सिसिक एसिड प्लांट को बहुत सारे स्ट्रेसेस के लिए टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, उन स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की पावर उन्हें देता है, इसलिए एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में भी एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह के फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो आपको आज कमेंट सेक्शन में आकर ये बताना है कि ह्यूमन बींग्स में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है। नाउ एब्सिसिक एसिड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन्स, यानी जो भी जिबरेलिक एसिड के काम है, जिबरेलिन्स के काम है, उसका ये एंटागोनिस्ट यानी कि ऑपोजिट एक्शन शो करती है। एंटागोनिस्ट का मतलब ध्यान रखना, जो ऑपोजिट एक्शन शो करता हो उसको आप कहते हो एंटागोनिस्ट, और जो उसी के जैसा एक्शन शो करता हो उसे आप कहते हो अगोनिस्ट। तो जिबरेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड दोनों एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्ट है। अब ये एंटागोनिस्ट का कैसे है वो आप समझ जाओगे जब हम बात करेंगे जिबरेलिक एसिड के फंक्शंस के बारे में। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, थैंक यू।